Okay, so section 9 थे 9. Whenever an offence under this act has been committed by management, institution, or limited liability of partnership or others, every person who at the time of the offence was committed was in charge or was responsible to the management, institution, limited liability of partnership or others for the conduct of the business of the management, institution, or limited liability of partnership or others, as well as the management, institution, and LLP, limited liability of partnership, others, shall be deemed to be guilty for the offence and shall be liable to be proceed against the such against and punished accordingly. क्या बात करता है कि यहाँ पे बात हो रही है कि जब कोई ऑफेंस, जो ऑफेंस अभी अपने पढ़े फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ में, वो ऑफेंस अगर कौन कर रहा है थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स में, अब वो ऑफेंस कौन कर रहा है, अगर वो ऑफेंस कर रहा है कोई मैनेजमेंट हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, या एलएलपी हो गई या फिर कोई अदर्स हो गए, वो ऑफेंस अगर वो पर्सन वो ये सब ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो उन ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ उस जब ऑफेंस हुआ उस टाइम पे कोई जो पर्सन कोई भी जो उस इंस्टीट्यूशन का इंचार्ज था या रिस्पॉन्सिबल था उसके मैनेजमेंट के लिए, ओके, वो पर्सन भी लाइबल होगा और उस ऑफेंस के लिए उसके अगेंस्ट भी प्रोसीडिंग्स हो सकती है. फाइन. प्रोवाइडर में आ जाते हैं. प्रोवाइडर वही है, एक्सेप्शन क्लोज देता है कि हाँ, प्रोवाइडेड नथिंग कंटेन इन सब सेक्शन शेल देन देयर एनी सच पर्सन लाइबल to punishment under this act if he proves that the offence was committed without his knowledge and that he exercised all due diligence to prevent commission of such offence. सबसेक्शन 1 क्या बोल रहा था इसका कि कोई भी जब ऑफेंस कौन कर रहा है, एलएलपी कर रही है, कंपनी कोई मैनेजमेंट कर रहा है या कोई इंस्टीट्यूशन कर रहा है, कोई अदर्स अदर्स कर रहे हैं, तो उस टाइम पे उन ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल था उसके या इंचार्ज था वो भी लाइबल होगा उस ऑफेंस के लिए, उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग होगी. और फिफ्थ उसको क्या देता है, वही एक सेफ सेफ क्लोज देता है उसको, वो क्या लिख सकता है, एक्सेप्शन ले सकता है. क्या देता है उसको कि अगर वो प्रूव कर देता है कि ऑफेंस उसके बिना नॉलेज के हुआ था, कौन प्रूव कर देता है, जो इंचार्ज था या फिर रिस्पॉन्सिबल पर्सन था, वो प्रूव कर देता है कि ऑफेंस उसके बिना नॉलेज के हुआ या फिर उसने पूरी कोशिश करी थी कि ऑफेंस ना हो, तो उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग नहीं होगी. ये कहता है प्रोवाइडो. अब सेक्शन 2 पे आते हैं, ये नॉन नॉट विथ स्टैंडिंग क्लॉज है. Not withstanding anything contained in subsection 1 where an offence under this act has been committed by management, institution, or LLP or others, and it is proved that the offence has been committed with the consent and connivance or attributable to any uh, neglect on the part of any director, partner, manager, secretary, others officer, other officer of the management institution, limited liability partnership, or others. Such director, partner, manager, secretary, or other officers shall also be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceed against and punished accordingly. इसका मतलब कि सबसेक्शन 2 क्या बोलता है कि सबसेक्शन 1 में कुछ भी लिखा हो, अगर ये प्रूव हो जाता है कि जो ऑफेंस हुआ है वो उस कंपनी, उस एलएलपी, उस इंस्टीट्यूशन के या जो अदर इंस्टीट्यूशन है उसके किसी डायरेक्टर, सेक्रेटरी, मैनेजर, पार्टनर, उनकी या तो कंसेंट से हुआ हो, मतलब उनकी मर्जी थी, या उनकी कॉनिवियंस से हुआ हो, मतलब कि उनकी विलिंगनेस थी, एक तरीके की उनकी इच्छा थी कि हाँ ऐसा हो जाना चाहिए, या एट्रीब्यूटेड टू नेग्लेक्ट, या उनके पार्ट पे कोई नेग्लिजेंस हुआ हो उसकी वजह से वो ऑफेंस हुआ हो, तो वो लोग क्या होंगे, लायबल हो जाएंगे. इट्स मीन कि सबसेक्शन 1 में उनको एक्सेप्शन क्लोज भी दे रखा है, बट सबसेक्शन 1 में कुछ भी होते हुए अगर ये प्रूव हो जाता है कि ये ऑफेंस हुआ था उनकी कंसेंट से या फिर उनकी विलिंगनेस थी वहां पे या उनके पार्ट में कोई नेग्लिजेंस था जिसकी वजह से वो ऑफेंस हो सका, तो वो जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे, वो सेक्रेटरी था, वो डायरेक्टर थे, वो पार्टनर था, या जो मैनेजर था, सेक्रेटरी था, अदर ऑफिसर जो भी थे उस मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूशन के, वो भी क्या हो जाएंगे, लायबल हो जाएंगे उस ऑफेंस के लिए और उनके अगेंस्ट भी प्रोसीडिंग हो जाएगी. ये हो गया सेक्शन 9. सेक्शन 10 आते हैं पेनल्टीज. सेक्शन 10 में 2023 का अमेंडमेंट हुआ है तो कुछ चेंजेस हुए हैं. सब सेक्शन 1 के लिए कोई चेंजेस नहीं हुए, चेंजेस सिर्फ हुए हैं सब सेक्शन 2 के लिए.
सबसेक्शन 1 करते हैं, इफ एनी एग्जामिनी इंडल्ज इन अनफेयर मीन्स एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2F1 shall be liable to be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine which shall not be less than 1 lakh rupees, not less than 1 lakh rupees. In case of default of payment of such fines, such examinee shall also be liable to be punished with, with imprisonment either description for a term of 9 months. सो बेसिकली अगर कोई एग्जामिनी है, किसकी बात हो रही है पहले तो यहाँ पे एग्जामिनी की। सेक्शन 2F आई, जब 2F में क्या दे रखा है, अनफेयर मीन्स की डेफिनेशन दे रखी है, वहां के 2F आई में किसकी रिलेटेड दे रखा है, अनफेयर मीन्स एग्जामिनी से रिलेटेड। तो इस सेक्शन सेक्शन 10 के सबसेक्शन 1 में किस को ऑफेंस के बारे में बात करिए, किसकी पेनल्टी दी गई है, अगर वो ऑफेंस कौन कर रहा है, एग्जामिनी कर रहा है, जो 2F आई में दे रखे वो ऑफेंस वो कोई करता है तो उसको कितनी पनिशमेंट हो जाएगी, अप टू 3, इसको 3 साल तक की हो जाएगी, अप टू 3 years एंड प्लस फाइन, फाइन भी साथ में लगेगा। और फाइन कितना होगा, मिनिमम कितना होगा, 1 लाख। ओके सो सेक्शन 10 के क्लोज 2 पे थे, यहाँ पे पनिशमेंट की बात हो रही थी, कोई एनी पर्सन ऑफेंस करता है तो ये पनिशमेंट दे रखी थी 5 years बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 years, मतलब कि कितनी पनिशमेंट है, 5 से 5 to 10 years, 5 से 10 साल तक की सजा है, नॉट लेस देन 5 years बट एक्सटेंड टू इम्प्रिजमेंट ऑफ 10 years एंड शेल आल्सो लायबल टू फाइन। फाइन कितना होगा, नॉट लेस देन 10 लाख, 10 लाख से कितना हो सकता है, शेल बी 10 लाख टू 1 करोड़, 1 CR, 1 करोड़ हो जाएगा। और अगर वो फाइन पे नहीं कर रहा तो पनिशमेंट कितनी मिल रही थी उसको, 5 years की। ओके ये थी पनिशमेंट दे रखी थी जो पहले के 2023 से पहले कितनी थी, 5 से 10 साल तक की सजा मिलेगी, मिनिमम 5 year, मैक्सिमम 10 years थी। और फाइन कितना था, मिनिमम 10 लाख रुपीज, मैक्सिमम कितना था, 1 CR। और अगर वो फाइन पे नहीं कर रहा तो कितनी सजा मिलेगी उसको, 5 साल तक की सजा मिल जाएगी, इम्प्रिजमेंट फॉर नॉट लेस देन इन टर्म ऑफ लेस देन 5 years, 5 साल तक की सजा उसको मिल जाएगी। ओके बट 2023 में इसमें चेंजेस हुए, 2023 में पनिशमेंट को बढ़ा दिया गया है, क्या ये हो गया अपने 2023 का बिल है, इसमें सेकंड पार्ट में जो पनिशमेंट थी उसमें क्या कर दिया गया, less than for the term for the existing expression less than 5 years but which may extend to imprisonment of 10 years, the expression less than 10 years but which may extend to imprisonment of for life shall be substituted, and in proviso for the extinguishing expression 5 years the expression 10 years shall be substituted। इट्स मीन अब कितनी पनिशमेंट मिलेगी उसको 2023 के बाद, अब उसको मिलेगी मिनिमम पनिशमेंट कितनी हो गई है, मिनिमम हो चुकी है 10 years और मैक्सिमम कितनी हो गई है, LI। और अगर वो फाइन पे नहीं कर रहा तो पहले कितनी मिल रही थी, 5 साल तक की, अब कितनी हो गई है, 10 साल तक की, 10 years। फाइन सेम रहा है, फाइन में कोई चेंजेस नहीं हुए, फाइन वही है, मिनिमम 10 लाख, मैक्सिमम 1 CR। तो ये थी पुरानी पनिशमेंट। ओके ये हो गई पुरानी पनिशमेंट, 5 से 10 साल तक की थी। अब नई पनिशमेंट कितनी हो गई है, नई पनिशमेंट हो चुकी है अब 2023 के बाद से, कितनी पनिशमेंट मिलेगी उसको 2023 के बाद से, अब मिलेगी 10 years टू LI, लाइफ इम्प्रिजमेंट भी मिल सकती है। और अगर वो फाइन पे नहीं कर रहा तो उसको कितनी मिलेगी, यहाँ पे कितना था, टर्म ऑफ लेस देन 5 years था, इसकी जगह क्या हो चुका है अब, 10 years। ओके ये हो गई अब 2023 के बाद से पेनल्टी। आगे चलते हैं अब सेक्शन 11 पे, डिपार्टमेंट ऑफ कन्विक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ ऑन कन्विक्शन, सॉरी, डिपार्टमेंट ऑन कन्विक्शन।
कोई पर्सन है, उसके ऊपर कन्विक्ट हो गया है, कोई ऑफेंस किया था जो इस एक्ट में डिफाइन कर रखा है, तो वो क्या करेगा, डिबार्ट हो जाएगा पब्लिक एग्जामिनेशन में कितने साल तक के लिए, 2 साल तक के लिए, 2 साल तक वो कोई एग्जाम नहीं दे पाएगा। सेक्शन 12 आते हैं अटैचमेंट कॉन्फिगरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें प्रॉपर्टी की अटैचमेंट और कॉन्फिगरेशन की बात हुई। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ऑब्वियस सी बात है, जो कि किसी पैसे से बनाई हो या किसी चीज से बनाई हो, जो उसको कैसे मिली थी, बाय द वे ऑफ अनफेयर मीन्स, मतलब एग्जामिनेशन में जो इस एक्ट में जो ऑफेंस कर डिफाइन कर रखे उन ऑफेंस के थ्रू ऑफेंस कमिट करने से उसको पैसे मिले थे और उसकी वजह से उसने कोई प्रॉपर्टी बनाई है। तो सेक्शन पे आते हैं, नो पर्सन शेल होल्ड बी इन पोजीशन ऑफ एनी प्रोसीड ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। कोई भी पर्सन है, वो होल्ड नहीं करेगा या अपनी पोजीशन में रखेगा ऐसे प्रोसीड जो किससे रिलेटेड है, कोई भी ऑफेंस जो इस एक्ट में डिफाइन कर रखे। सेकंड क्लोज क्या करता है, इफ एन ऑफिसर investigation an offence committed under this act has reason to believe that any property represents proceeds of any offence under this act, or he shall with the prior approval in writing of the state government make an order seizing the property, movable or immovable both, or where it is not practicable to seize such property, make an order of attachment directing such property shall not be transferred or otherwise deal with except with the prior permission of the officer making such order, or as the case may be designated court, and a copy of such order shall be served on the person concerned। इसका मतलब सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है कि जब कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है जो उस ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, उसके पास कोई रीजन है ये बिलीव करने का कि कोई भी प्रॉपर्टी जो है उस पर्सन के पास, चाहे वो मूवेबल हो इमूवेबल हो या दोनों हो सकती है, वो प्रॉपर्टी उसने कैसे बनाई है, जो अनफेयर मीन्स का ऑफेंस करके जो उसको प्रोसीड्स मिले थे उन प्रोसीड से वो प्रॉपर्टी बनाई है, तो वो क्या कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन लेगा, पहले परमिशन चाहिए स्टेट गवर्नमेंट की, राइटिंग में अप्रूवल लेगा स्टेट गवर्नमेंट का, और क्या करेगा, उस प्रॉपर्टी को सीज कर देगा। और अगर मान लो प्रॉपर्टी जिस ऐसी है जिसको सीज करना पॉसिबल नहीं है, तो उसको क्या करेगा, अटैच कर देगा। और अटैचमेंट का क्या मतलब होगा कि अब वो प्रॉपर्टी से किसी प्रकार की कोई डीलिंग नहीं होगी, ना तो वो प्रॉपर्टी अब किसी को ट्रांसफर हो सकती है, ना उसकी अदरवाइज कोई डीलिंग उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकती है। ओके, कब हो सकती है, जब वो पर्सन किसकी ले लेगा परमिशन, कोर्ट की या फिर उस ऑफिसर की जिसने वो ऑर्डर दिया था। तो सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है कि मान लो कोई भी प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी किसी ने घर बना लिया था, किसी ने रिश्वत ली थी पेपर लीक करने के लिए 50-60 लाख की, उस 50-60 लाख से उसने एक या तो कार खरीद ली या फिर उसने कोई घर बना लिया फॉर एग्जाम्पल। अब उस ऑफिसर को जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है उसको पता लग गया कि ये जो घर खरीदी है, जो कार खरीदी है, वो किस पैसों से खरीदी है, पेपर लीक करने के पैसों से। तो वो क्या करेगा, एक गवर्नमेंट से परमिशन लेगा राइटिंग में, और उसको क्या करेगा, सीज कर देगा। प्रॉपर्टी को सीज करना पॉसिबल नहीं है तो वो अटैच कर देगा। अटैचमेंट का मतलब है कि अब उस प्रॉपर्टी को ना तो कोई ट्रांसफर होगा किसी के नाम से वो प्रॉपर्टी, ना उसको अदरवाइज कोई डीलिंग होगी रिलेटेड टू दैट प्रॉपर्टी, एक्सेप्ट किसकी परमिशन से, या तो उस ऑफिसर की जिसने ऑर्डर पास किया था, या कि डेजिनेटेड जो कोर्ट है उसकी परमिशन से। ओके, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कई बार होता है ना आजकल की बुलडोजर चलने का जो चल रहा है, तो एक दो जयपुर में भी कई कोचिंग इंस्टीट्यूट थे काफी टाइम पहले की, उनको गिरा दिया गया था, उन्होंने पेपर लीक किया था पूरे इंस्टीट्यूशन ने। अब वो कोचिंग इंस्टीट्यूशन वो इंस्टीट्यूशन में आ गए, जब अभी जो अपने लास्ट सेक्शन एक किया था कि जब ऑफेंस कौन कर रहा है, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन या एलएलपी, तो उसमें कौन आ जाते हैं, इंस्टीट्यूशन यही तो आते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गए, या फिर आजकल एग्जामिनेशन सेंटर बनते हैं, ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आजकल सेंटर बनाए जाते हैं जहाँ कंप्यूटराइज वो एग्जाम सेंटर्स बन जाते हैं। तो मतलब वो कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होता, कोई स्कूल से नहीं होती, बट वो सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए एक इंस्टीट्यूशन बना लेते हैं अपना, तो वो भी एक इंस्टीट्यूशन का पार्ट है। या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गए, वो इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, वो एलएलपी की तरह भी चलते हैं आजकल, पार्टनरशिप में भी कोचिंग इंस्टीट्यूट चलती है, तो वो क्या हो चुकी है, फर्म की तरह भी चलती है। तो ऐसी जो इंस्टीट्यूशन जिनको इन्फॉर्मेशन मिल गई थी वो पेपर लीक कर रहे हैं, तो वो पेपर लीक करते हैं तो वो उसकी डेफिनेशन में कवर हो जाते हैं, उस सेक्शन के अंडर कवर हो जाते हैं। ओके, सो यहाँ पर भी वही है कि मान लो कि उस कोचिंग में कोचिंग थी जिसमें पता लगा कि वो कोचिंग पहले एक कमरे की कोचिंग थी, पेपर लीक किया, धीरे 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 वो कोचिंग बनती गई 4-5 फ्लोर की हो गई। तो उस ऑफिसर को लगा कि ये तो सारी कोचिंग किससे पैसे से बनी हुई है, पेपर लीक करने की अनफेयर मीन्स के तरीकों से, तो कोचिंग को गिरा सकते हैं, जैसे कि लास्ट टाइम जयपुर में कुछ एक दो कोचिंग को गिराया गया था आई थिंक। सब सेक्शन 3 पे आते हैं, द इन्वेस्टिगेशन ऑफिशियल ड्यूली इन्फॉर्म द डेजिग्नेटेड कोर्ट विद इन 48 डेज, ये इंपॉर्टेंट है, 48 आवर्स के अंदर, सॉरी डेज नहीं आवर्स,
48 घंटों में वो क्या करेगा, सीजर की इन्फॉर्मेशन या अटैचमेंट की इन्फॉर्मेशन किसको देगा, डेजिग्नेटेड कोर्ट को। जो ऑफिसर था जिसने वो अटैचमेंट किया था या सीज की थी प्रॉपर्टी, वो 48 घंटों के अंदर अंदर डेजिग्नेटेड जो कोर्ट है, डेजिग्नेटेड कोर्ट को बता देगा कि भाई हमने ये प्रॉपर्टी सीज कर दी, अटैच कर दी। सबसेक्शन 4 पे आते हैं, इट शेल बी ओपन टू द डेजिग्नेटेड कोर्ट either to confirm or revoke the order of such seizure or attachment made under subsection। अब जैसे उसने 48 घंटे के अंदर अंदर क्या करा, पुलिस ऑफिसर ने कोर्ट को बता दिया कि मैंने ये ऑर्डर पास किया, इसमें इस प्रॉपर्टी को मैंने सीज किया, अटैच किया, तो वो कोर्ट क्या करेगा, या तो उस ऑर्डर को कंफर्म करेगा या फिर उसको रिवोक कर देगा, ये कोर्ट के ऊपर होता है। प्रोवाइडो पे आते हैं, द डेजिग्नेटेड कोर्ट शेल नॉट पास एन ऑर्डर अनलेस एन अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग रिप्रेजेंटेशन इज। सेक्शन 12 क्लोज फिफ्थ क्लोज फिफ्थ बोलता है, where the accused has been convicted for any offense punishable under this act, the designated court may, in addition to awarding any punishment by order in writing, declare that any property movable or immovable or both belonging to the accused and specified in the order shall stand confiscated to the state government free from all encumbrances। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी थी, जो अक्यूज अगर कन्विक्ट हो चुका है, तो कोर्ट क्या करेगा, राइटिंग में एक ऑर्डर करके एक डिक्लेयर कर देगा कि जितनी भी उसकी मूवेबल इमूवेबल किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास चली जाएगी, और उसके ऊपर कोई भी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी इनकम्बरेंसेज नहीं रहेगा, मतलब कोई भी लाइबिलिटी नहीं रहेगी उसके ऊपर, कोई मॉर्गेज या कुछ भी होगा वो कुछ भी उसके ऊपर नहीं रहेगा। एक्सप्लेनेशन पे आते, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन प्रोसीड ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट means all kind of properties which have been derived or obtained from commission of any offense under this act or have been acquired through the funds traceable to be an offense under this act and shall include cash irrespective of the person in whose name such proceeds are standing or in whose possession they are found। ये एक्सप्लेनेशन ये बताता है कि आप प्रोसीड ऑफ एनी ऑफेंस से क्या मतलब समझते हो। तो इसमें क्या क्या आ जाता है, वो सारी प्रॉपर्टीज आ जाएगी जो आपको लगता है कि वो या तो ऑब्टेन करी गई है या खरीदी गई है, किस पैसों से, जो कि इस एक्ट के अंदर कोई ऑफेंस करके उनसे जो फंड प्राप्त होता है उससे वो अक्वायर्ड की गई है, खरीदी गई है। चाहे से वो कैश भी हो सकता है, कैश ना हो तो वो कोई और प्रॉपर्टी, जैसे कि मान लो उसने उन पैसों से कोई कार खरीद लिया, कोई घर खरीद लिया, तो वो भी इसमें प्रोसीड ऑफ द ऑफेंस में माना जाएगा, और नो मैटर वो कार या वो घर उसने अपने नाम से खरीदा है या किसी और के नाम से खरीदा है। ओके। Section 13, liability of management etc to pay all the cost and expenditures। इसमें मैनेजमेंट की ये मैनेजमेंट जैसे एलएलपी अपने जो अभी करे थे, कि एलएलपी कोई ऑफेंस करता है, कोई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन ऑफेंस करता है, तो उनकी लाइबिलिटी बता रहा है। If the person of the management or institution or limited liability of partnership or others have been found guilty of the offence under subsection 2 of section 10 of this act, the management or institution or limited liability of partnership or others shall be liable to pay all the cost and expenditure related to examination determined by the designated court and shall be banned forever। Banned forever। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो ऑफेंस इस एक्ट के अंदर जो ऑफेंस किया है, अगर वो ऑफेंस किसने किया है, मैनेजमेंट ने या इंस्टीट्यूशन ने या एलएलपी ने किया है, तो उनको जितना भी कॉस्ट हुआ था सरकार का उस गवर्नमेंट का उस वैकेंसी को फिल कराने में, उस एग्जाम में कराने में जितना भी खर्चा आया था, वो उस इंस्टीट्यूशन का एलएलपी को पे करना पड़ेगा, जितना वो कोर्ट उनको ऑर्डर कर रहा है, और साथ साथ वो हमेशा के लिए बेन हो जाएंगे वो। ओके। सेक्शन 14, ये समझ सकते हो जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं होते, कई बार लीक कर देते हैं तो उनको पूरा खर्चा देना पड़ेगा, या फिर जैसे एग्जामिनेशन सेंटर्स होते हैं कहीं, जैसे ऑनलाइन एग्जाम होते हैं कंप्यूटर पे, तो आजकल कहीं एग्जामिनेशन सेंटर्स भी ओपन हो चुके हैं, तो सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, तो वो कोई ऐसे कर रहा है, अनफेयर मीन्स का यूज कर रहे हैं, कुछ पेपर लीक कर रहे हैं, वॉट एवर, तो वो क्या करेंगे, लाइफ टाइम के लिए बैन हो जाएंगे, और साथ साथ पूरा कॉस्ट को पे करना पड़ेगा। सेक्शन 14, ऑफेंस टू बी कॉग्निजेबल होगा, नॉन बेलेबल नॉन कंपाउंडेबल, सीरियस कैटेगरी के ऑफेंस माने गए 2022 के एक्ट में, 1992 में सीरियस नहीं था, इसमें कॉग्निजेबल होंगे। ओके। पुलिस कॉग्निजेबल होंगे, नॉन बेलेबल होंगे, बेल नहीं मिल सकती, पुलिस अरेस्ट कर सकती है बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के, एंड नॉन कंपाउंडेबल, कंपाउंडेबल भी नहीं है। सेक्शन 15 पे आते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंसेस। इन्वेस्टिगेशन कौन कर सकता है,
नो पुलिस ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एएसपी से नीचे के रैंक का कोई भी पुलिस ऑफिसर इस एक्ट के अंडर कोई ऑफेंस करा उसको क्या नहीं करेगा, इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा। सेक्शन 16 में आते हैं केस ट्रायबल बाय डेजिग्नेटेड कोर्ट। अब कौन है इसको, डेजिग्नेटेड कोर्ट, कौन से कोर्ट इसको ट्रायल कर सकते हैं। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग द ऑफेंस स्पेसिफाइड अंडर दिस एक्ट शेल बी ट्राइड बाय द कोर्ट डेजिग्नेटेड अंडर दिस एक्ट। सीआरपीसी में कुछ भी लिखा हो, इस एक्ट के अंदर जो ऑफेंस हुए उनको वही कोर्ट उनका ट्रायल करेंगे जो उनको इस एक्ट के अंदर डेजिग्नेटेड कोर्ट माना गया है। सेक्शन 17 पावर टू अपॉइंट डेजिग्नेटेड कोर्ट। अब डेजिग्नेटेड कोर्ट सेक्शन 16 क्या बोल रहा है कि कोई भी ऑफेंस होगा उसको कौन ट्रायल करेगा, उसका जो भी डेजिग्नेटेड कोर्ट होंगे। अब वो कोर्ट होंगे कौन से, ये 17 बताता है। ये क्या करता है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, डेजिग्नेटेड कोर्ट बनाएगी कोर्ट ऑफ सेशन को। और कैसे बनाएगी, कंसल्ट करेगी किससे, चीफ जस्टिस होगा हमारे हाई कोर्ट का, जिस भी स्टेट का, मतलब राजस्थान का हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, उससे कंसल्ट करके स्टेट गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड कोर्ट बना देगी। सेक्शन 18 पे आते हैं एक्ट नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ। ठीक है, ये डेरोगेशन में नहीं होगी, मतलब किसी भी प्रोविजंस को ये कम नहीं करेगी, किसी भी एक्ट में कुछ भी लिखा हो ये उसके एडिशन में ही होगी। 19 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 19 20 एंड ऑल, 18 19 20 एक बार बस इनका नंबर पता होना चाहिए। 19 पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, कौन रिमूव कर सकता है डिफिकल्टीज, स्टेट गवर्नमेंट। सेक्शन 20 पावर टू मेक रूल्स, रूल्स को बनाएगा स्टेट गवर्नमेंट। अब आ जाते हैं अपने शेड्यूल्स पे। दो शेड्यूल दे रखे अपन ने पढ़ा था, सेक्शन 2B एंड 2E के। एक में तो अपने को दे रखा था कि कौन कौन एग्जामिनेशन अथॉरिटीज होगी, और दूसरा देखा था कि कौन कौन से एग्जाम आएंगे पब्लिक सर्विस में, कौन कौन से एग्जाम आएंगे। तो एग्जामिनेशन अथॉरिटीज कौन कौन सी हो सकती है, आरपीएससी हो सकता है, राजस्थान हाई कोर्ट हो सकता है, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड हो सकता है, एनी अदर अथॉरिटी और एजेंसी और रिक्रूटमेंट कमेटी एंगेज और कंस्टिट्यूटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। कोई भी अथॉरिटी या रिक्रूटमेंट कमेटी जो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई है वह आ सकती है। स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटीज का मतलब क्या होगा, स्टेट फंडेड। और ये राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अब देखो ये इनमें आप कंफ्यूज नहीं होना, अपन ने 1992 का एक्ट में क्या पढ़ा था, वहां पर बोर्ड और यूनिवर्सिटीज की वहां एग्जाम, ठीक है, एग्जाम मतलब 10th 12th के एग्जाम हो गया, आपके डिग्री के एग्जाम हो गया, बीए बीएससी एमए लॉ जो भी है आपका, उनके एग्जाम हो रहे हैं, तो वो कैसे आएंगे 1992 एक्ट में। मतलब यूनिवर्सिटी और बोर्ड आपके 10th 12th के बोर्ड के एग्जाम करा रहा है, आरबीएससी या फिर यूनिवर्सिटी आपके ग्रेजुएशन के एग्जाम करा रही है, तो 1992 का एक्ट आएगा। बट यहाँ पर अगर कोई रिक्रूटमेंट वाला एग्जाम करा रही है, ठीक है, जैसे यूनिवर्सिटी असिस्टेंट प्रोफेसर का कुछ करा रही है, वैकेंसी निकली, या उसके यूनिवर्सिटी के कोई अदर डिपार्टमेंट में उनको क्लर्क चाहिए या एलडीसी या वट जो भी पोस्ट उनको चाहिए, तो वो रिक्रूटमेंट वाला किस में आ जाएगा, 2002 के एक्ट में, 2022 के में। ऐसे ही जैसे अपना आरबीएससी बोर्ड भी कई बार रिक्रूटमेंट वाला एग्जाम कराता है, स्टेट गवर्नमेंट को बोल देती है, तो वो भी क्या हो जाएगा 1990 के एक्ट में ना आकर 2022 में आएगा। फिर राजस्थान पुलिस रिक्रूटमेंट प्रमोशन बोर्ड आ जाएगा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ओन बाय द स्टेट गवर्नमेंट आ जाएगा, एनी सोसाइटी कॉर्पोरेशन लोकल बॉडीज एंड ऑल पीएसयूज ओन बाय द स्टेट गवर्नमेंट सब्सटेंशियली और पार्शली। जितने भी पीएसयूज हैं, चाहे से वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट ने ऑन कर रखे हो, गवर्नमेंट के हो या फिर पार्शली हो, तो भी किस में आ जाएंगे वो, एग्जामिनेशन अथॉरिटी में। एनी अदर अथॉरिटी नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और कोई अदर अथॉरिटी जो स्टेट गवर्नमेंट में ने नोटिफाई कर रखी है। शेड्यूल सेकंड पे आते हैं, सेक्शन 2E। अब कौन कौन से एग्जाम आ सकते हैं, एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द आरबीएससी, मतलब आरपीएससी, अब सॉरी आरपीएससी जितने एग्जाम कराएगा वो एग्जाम आ सकते हैं, हाई कोर्ट को एग्जाम करा रहा है वो आ सकते हैं, अपना स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड करा रहा है वो आ सकते हैं, और कोई भी अथॉरिटी या एजेंसी या रिक्रूटमेंट कमेटी जो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई थी वो कोई एग्जाम करा रही है तो वो आ जाएंगे। एनी रिक्रूटमेंट एग्जाम कंडक्टेड बाय द स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी, स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटीज को एग्जाम करा रही है फॉर लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकल रही है, या जो भी कोई रिक्रूटमेंट वाला, आरबीएससी कोई करा रहा है जैसे कि रीट का कराया था, पुलिस राजस्थान पुलिस को एग्जाम करा रही है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑन बाय द गवर्नमेंट कोई करा रही है, या फिर कोई एग्जाम्स यानी अदर एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय द सोसाइटी कोई करा रही है, कॉर्पोरेशन एंड लोकल बॉडीज एंड ऑल पीएसयूज ऑन बाय द स्टेट गवर्नमेंट सब्सटेंशियल एंड पार्शली। जो अपने पीएसयूज को एग्जाम करा रही है वो आ जाएंगे। एनी अदर एग्जामिनेशन नोटिफाई बाय द स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी और एग्जामिनेशन स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर रही है और कंडक्टेड बाय एनी एजेंसी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, या कोई एजेंसी जो स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट करी है।
तो ये सारे एग्जाम किस में आएंगे? अपने सेक्शन 2E में, पब्लिक एग्जामिनेशन में। ओके, सो अपने ये हो गया 2022 का एक्ट पूरा। दो एक्ट हो गए अपने, आई होप सबको समझ में आया हो। एंड दोनों एक्ट अपने हो गए 1992 एक्ट एंड 2022 का। इनका अपना हिस्ट्री भी हो चुका है, और आई थिंक ये थर्ड पार्ट है इसमें। अपने 3 पार्ट में दोनों एक्ट कवर हो चुके हैं। अपना हिस्ट्री भी हो चुका है कि कैसे 1992